तो आत्म परिचय है, इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो कवि है मानव का जो आत्म परिचय है उसका चित्रण किया है, मतलब अपने आप का आत्म बोध, मतलब अपने को जानना। ठीक है। संसार मतलब खुद को जानने से ज्यादा, जो संसार को जानने से ज्यादा कठिन है अपने आप को जानना। ठीक है। तो इन्होंने आत्म बोध के बारे में आत्म परिचय दिया है अपनी कविता के माध्यम से। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे संबंध हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, सुख दुख हैं। तो उनसे परे होकर तो वो संसार के बारे में बताता है, और अपने खुद के जो मनोभाव है, जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं वो प्रकट करता है। ठीक है। तो ये इसमें जो कवि है, आत्म परिचय यानी आत्म बोध, अपने को जानना। ठीक है। तो उसके बारे में ये बता रहा है, और उसके बारे में ये कह रहा है। ठीक है। एक एक लाइन ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से सुन लिया ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा, इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पहला पद्यांश है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें क्या, जग जीवन क्या है, जग क्या होता है, सांसारिक जीवन, जो हमारा जीवन है। झंकृत होता है बजा देना, एकदम से बजा देना, झंकृत कर देना। ठीक है। अब समझना है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो जग जीवन क्या है, संसार का जीवन यानी सांसारिक जीवन। भार यानी जैसे हम किसी वस्तु को उठा लेते हैं, वजन को उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये भार किसको बोल रहा है, सांसारिक जीवन का जो भार है, यानी जीवन के अंदर जो दुख आते हैं, जो पीड़ा आती है, ठीक है, उनका भार। तो कवि क्या कहना चाहता है अपने जीवन का बोध देने के लिए। गुरलीन, माइक ऑन करना गुरलीन एक बार। हेलो, वेलकम वेलकम। हाँ आ गई, आवाज आ गई। आवाज आ रही है मेरी। अच्छा, तो हमारा जो पहला लेसन है कविता का आत्म परिचय, वो कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, आत्म परिचय कवि, इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज ना आए तो बता देना कि आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। ठीक है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसमें कवि अपने बारे में बताता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन, जग जीवन यानी सांसारिक जीवन, जो सांसारिक जीवन का भार है वो मैं निरंतर ढोता रहता हूँ, और उस भार को ढोकर ही मैं अपना जीवन यापन करता रहता हूँ। ठीक है। मेरे जीवन में मतलब इस जग का बहुत भार है, लेकिन मैं इस भार से कभी दुखी नहीं होता, मैं इस भार से कभी भी परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। फिर भी मैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, और फिर भी मैं असीम प्यार इस जीवन में लेकर फिरता रहता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कर दिया झंकृत किसी ने मतलब कि वो अपना जो पुराना जीवन है, जो मतलब पीछे की जो बातें हैं, जब उसके जीवन में उसकी प्रिया आई थी, उसकी प्रेमिका मतलब उसकी पत्नी, जिससे वो प्रेम करता है, प्रिया बोलते हैं। तो जब उसने, उसकी प्रिया ने प्रेम भरे हाथों से मेरे हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया, जब उन्होंने प्रेम रूपी हाथों से छुआ तो मेरे हृदय रूपी वीणा को उन्होंने बजा दिया, यानी झंकृत कर दिया। यानी आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मतलब कि कवि को उनकी याद आती है, कवि का उनसे प्यार हुआ, प्यार से उन्होंने छुआ, लेकिन अब वो साथ नहीं है। बस उसकी जो याद है, याद के रूप में जिसके कोमल हाथों से झंकृत सांसों के तार वो जीवन में बज रहे हैं। समझ में आया भी ये,
समझ में आया? हाँ, तो इसमें अपने जीवन के बारे में बताता है कि जीवन के अंदर मैं बहुत से भार लिए फिरता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे जीवन में कोई दुःख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं विचलित नहीं होता। मैं तो सिर्फ़ क्या है, अपने जीवन में असीम प्यार लेकर घूम रहा हूँ। और जो वो पीछे बातें याद करता अपनी प्रिया की, कि वो अपने जो प्रिया है, वो उसके जो प्रेम भरे हाथ जब लगते हैं, जो मैं छूता हूँ, तो मेरे हृदय की जो हृदय रूपी वीणा वो झंकृत उठती है, बज उठती है। यानी उनकी यादें उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इसमें क्या है, स्नेह सुरा, स्नेह क्या होता है? प्रेम। सुरा क्या होता है? शराब, मदिरा, ठीक है ना? यानी स्नेह रूपी यानी प्रेम रूपी मदिरा। जग क्या होता है? संसार। गान क्या होता है? बखान करना, कहना, यानी किसी के बारे में बोलना, बताना, बखान करना बोलते हैं, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यानी कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ, यानी प्रेम करने वाला हूँ मैं, ठीक है? मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मस्ती में मस्त रहता हूँ, यानी मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता। कवि कहता है कि मैं तो अपने आप में ही मगन रहता हूँ। मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। समझ में आया? देखो, एक-एक लाइन की अगर आप हिंदी बनाओगे ना अच्छे तरीके से, तो एक लाइन की बना दी अर्थात में उसके 2 लाइनें बना दी इसकी, ठीक है? तो ये एक लाइन के अच्छे तरीके से समझ के आप याद करोगे ना इसको, फिर समझने की भी ज़रूरत नहीं है बाद में। अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ और इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मैं मस्ती में डूबा रहता हूँ, ठीक है? मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं कभी जग की ओर ध्यान नहीं देता, संसार की ओर ध्यान नहीं देता, मैं तो बस अपने मन में ही मगन रहता हूँ, ठीक है? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा उनको, जग मतलब संसार। कवि कहता है कि संसार उनको पूछता है जो संसार का बखान करते हैं, जो संसार के बारे में बताते हैं, जो उनके अनुकूल कार्य करते हैं, संसार के अनुकूल कार्य करते हैं। संसार उन्हीं को ही पूछता है। लेकिन मैं तो उसके प्रतिकूल काम करता हूँ, क्योंकि मैं तो जग की और संसार की ओर ध्यान ही नहीं देता। तो मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने ही मन का बखान करता हूँ। मैं संसार का बखान नहीं करता। मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता हूँ और अपने मन की भावना, अपने मन की संवेदना ही सुनाता रहता हूँ। वो कहते हैं संसार है ये तो स्वार्थी है, स्वार्थी संसार है, इसलिए वो उनको ही पूछता है जो उनका बखान करते हैं। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना समझ में आया हो? अच्छा, तो आगे देख लेते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब उर क्या होता है? बताएगा कोई उर? पहले भी कई बार कविताओं में ये आया है, बताया हुआ भी है। पता है उर क्या होता है? उर का मतलब होता है हृदय। उद्गार यानी भाव। निज मतलब, निज बता दो क्या होता है निज? पता है दोनों में से क्या होता है निज? हाँ, निज मतलब अपना, ठीक है? भाता यानी अच्छा लगता है। तो कवि क्या कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अब वैसे ही समझ में आ जाएगा, निज होता है अपना, उर होता है हृदय, उद्गार होता है भाव, फिरता मतलब फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में भाव और उपहार लिए फिरता हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ।
भाव और उपहार को लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, यानी फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं अपने हृदय में भाव और उपहार लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कहने का अर्थ क्या है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव, उपहार स्वरूप संजो के रखे हैं। मतलब हमारी फीलिंग, वो उपहार स्वरूप हमने संजो के रख रखे हैं, अलग से सहेज कर रख रखे हैं। इन्हीं भावों तथा उपहारों के लिए मैं विचरण करता रहता हूँ। यानी ये फीलिंग, ये भाव, ये पल, इनको संजोने के लिए ही मैं अपना जीवन में विचरण करता रहता हूँ। ठीक है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कभी फिर कहता है कि यह जो संसार है ना, ये तो अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं है, आधा है मतलब अपूर्ण है। इसलिए ये मुझको हृदय से भाता नहीं है, इसलिए ये मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करता हूं, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं तो अपने ही स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, यानी मैं तो अपने ही सपनों में डूबा रहता हूं। मतलब मेरा सपनों का अलग संसार है, उस संसार में ही मैं डूबा रहता हूं। समझ में आ गया ये? आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब अग्नि क्या होता है? अग्नि क्या होता है? आग। दहा, दहा क्या होता है? दहा जैसे एक होता है ना, दहन करना, जलना, कहता है जलना। भव सागर यानी संसार रूपी सागर। भव, आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? कॉल आ गया था। ठीक है, ठीक है, कॉल आ गया था बीच में। नाव कश्ती होती है, मौजो होती है कश्ती, मौजो होती है तरंगे, तरंग। ठीक है। तो इसमें कवि क्या कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में वियोग, वियोग यानी वियोग क्या होता है? किसी से बिछुड़ने का जो दुख होता है उसको वियोग बोलते हैं। कि मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला के रखता हूँ और निरंतर जलाता रहता हूँ। ठीक है ना? जला हृदय में अग्नि। ठीक है। मैं वियोग रूपी अग्नि अपने हृदय में जलाकर रखता हूँ, यानी मैं दुख और सुख दोनों अवस्थाओं में, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। यानी सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में भी मैं मगन रहता हूँ। मतलब ना तो मैं सुख में ज्यादा खुश होता और ना मैं दुख में ज्यादा दुखी होता, मतलब समान रहता हूं मैं दोनों अवस्थाओं में। ठीक है। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जलाकर रखता हूँ, निरंतर, निरंतर जलाता रहता हूँ और सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। और मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में ही मगन रहता हूँ। समझ में आ गया? मतलब सुख, कोई भी परिस्थिति आए जीवन में, दुख की परिस्थिति आए तो मैं ज्यादा दुखी नहीं होता, और सुख की परिस्थिति आए तो मैं ज्यादा खुश नहीं होता। तो मैं समान अवस्था में रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। ध्यान से सुना, बहुत अच्छी लाइन है ये। जग होता है संसार, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, तरने यानी तरना, और नाव बनाए। तो इसमें कवि क्या कहता है कि मैं इस संसार में, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो नाव है उसका निर्माण नहीं करता। मतलब वो नाव मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मतलब नाव का मतलब क्या? मोक्ष। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब जो कर्म है वो करते हैं। ठीक है। लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं तो इस जो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करें, मतलब दूसरे लोग, लेकिन मेरी इस संसार रूपी सागर को पार करने की इच्छा ही नहीं है।
समझ गए? मान लीजिए कोई दूसरे लोग हैं, जो भव सागर, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक नाव का निर्माण करते हैं। नाव का निर्माण मतलब मोक्ष रूपी, जो मोक्ष बोलते हैं ना कि हमको तो मोक्ष चाहिए, इस संसार को संसार से दूर जाने के लिए, ठीक है? तो वो नाव तैयार करते हैं, एक कहने के उसमें कि वो नाव का निर्माण करते हैं। लेकिन कवि क्या कहता है कि मुझे उस नाव का निर्माण नहीं करना, मेरी इच्छा नहीं है संसार रूपी सागर को पार करने की। मैं तो क्या चाहता हूँ, मैं भव मोजों पर मस्त बहा रहता हूँ। कवि कहता है मैं तो संसार की लहरों में ही बहना चाहता हूँ। इसी तरह मस्त होके संसार रूपी जो लहरें है ना, संसार में जो लहरें हैं, सुख-दुःख की लहरें, उसी में मस्त होकर बहना चाहता हूँ। मतलब कवि को मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना नहीं है, ना ही वो मोक्ष प्राप्ति चाहता है, मतलब इस संसार से दूर जाना चाहता है, वो तो इस संसार की लहरों में ही बहना चाहता है। समझ में आया भई? ये मनकीत समझ में आ गया भई? मनकीत अच्छा यही हो क्या? ठीक है। आज एक और है, लास्ट है, अंतिम कर लेते हैं, इसके 10 हैं, 5 कर लेते हैं। 5वां है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन होता है युवावस्था, जवानी। उन्माद होता है जोश, मस्ती। अवसाद होता है दुःख, पीड़ा, विषाद भी हम बोल देते हैं। बाहर होता है बाह्य, भीतर होता है अंदर यानी आंतरिक रूप। अब आपको समझ में भी आ गया होगा, जब इसकी कुछ शब्दों के अर्थ समझ में आ जाते हैं तो लगभग समझ में आ ही जाता है सारा। देखो, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन क्या है? जवानी। उन्माद क्या है? जोश, फिरता हूँ, ठीक है? इसमें कवि कहता है कि मैं तो अपनी जवानी का जोश लिए जी रहा हूँ, ठीक है? या जोश लिए फिरता हूँ, ठीक है? मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है, जिसमें मस्त होकर मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यानी मेरे हृदय में आज भी वह जवानी है, जो उसका जोश है, उसकी मस्ती है, और जिसमें मैं मस्त होकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। लाइन तो एक है, लेकिन इसमें कुछ तो आपको भी अलग से लाइन अर्थात के रूप में या भावार्थ के रूप में बनानी पड़ेगी साथ में, ठीक है? उन्मादों का मैं अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद, ध्यान रखना, उन्माद क्या होता है? जोश। अवसाद क्या होता है? दुःख, ठीक है? मैं इसी जवानी के पागलपन में या जोश में अनेकों दुःख समाये हुए हैं। मैं अपने जीवन में इस जवानी के अंदर, जोश के अंदर अनेक दुःख भी लिए फिरता हूँ, अपने जीवन में, ठीक है? यानी अगर मस्ती है, जोश है, तो दुःख भी है। कवि कहता है कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उनकी यादों को अपने हृदय में सँजोया था, जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, ठीक है? मतलब जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में सँजोया था, और अब उनकी यादों को ही अपने हृदय में सजाकर जीवन यापन कर रहा हूँ। और जब ये याद आती है, बाहरी रूप में तो मुझे हँसा देती है, लेकिन अंदर से मुझको रुला देती है। जब उनकी प्रियतमा की याद आती है, तो बाह्य रूप से तो हँसी आती है, लेकिन अंदर से वो रुला देती हैं। मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ। मतलब उनकी जो यादें थी, उनको लेकर जीवन जी रहा हूँ। मैं हाय किसी की याद के लिए फिरता हूँ। यानी इस जहाँ में मैं बाहर भले ही हँसता दिखाई दूँ, लेकिन मैं हृदय में से तो रोता ही हूँ, और उसकी याद आज भी मुझे रुलाती है। समझ में आया भई? हाँ, और नहीं समझ में आया तो एक बार इनके शब्दार्थ समझ लेना भई। यौवन क्या होता है? उन्माद क्या होता है? हृदय क्या होता है? उर क्या होता है? दहा क्या होता है? भवसागर क्या होता है? तो सभी अगर ये शब्दार्थ याद हो गए, तो अच्छे तरीके से आप इनको कर सकते हो। एक बार अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो दोबारा याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ध्यान से सुना होगा इनको। तो अपने तरीके से भी शब्दों वाक्यों को बना सकते हो आप। एक लाइन तो ऐसे लिखो जैसे कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यानी मैं, यौवन यानी जवानी, मैं तो अपनी जवानी का उन्माद यानी जोश के लिए जी रहा हूँ, यानी जोश लिए फिरता हूँ, अपने जीवन में जोश लिए फिरता हूँ। तो ये अपने आप आपको बनाने पड़ते हैं वाक्य,
ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे की ऐसे लाइन तो लिख नहीं सकते, अलग से अच्छे तरीके से वाक्य बनाना होता है और फिर इसके अर्थात में बना दो। यानी मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है, जिसे मस्त होकर मैं अपने जीवन जी रहा हूँ, अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसकी जो व्याख्या है, प्रसंग है और शब्दार्थ है, वो आपने 5 है ये लिखने हैं और कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है, कल को ऑनलाइन नहीं होगा, ना ही परसों को होगा और कल को अगर आपने काम किया हुआ है, तो माइक ऑन कर लो। काम किया हुआ है, तो आप नोटबुक लेके आ सकते हो स्कूल में। जिस-जिस चीज़ का आपने काम किया है क्या? इसका जो ये पद्यांश है, काव्यांश इनके शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या ये लिखनी है, ठीक है? और कल को नोटबुक अगर आपकी कंप्लीट है वो तो चेक करवाने के लिए स्कूल में आ सकते हो और कल परसों की छुट्टी है रहेगी आपकी और बहुत अच्छी क्लास है, आवाज़ ठीक आ रही थी ना बिल्कुल अच्छे से? बी बीच में कट तो नहीं रही थी? हाँ, फिर तो बढ़िया है, इसी में ठीक है क कल को मैं कॉल कर दूँगा सभी के पास कि 12 बजे क्लास लगेगी, सभी अ, इसी में आएँगे, ठीक है ना? इसमें बढ़िया भी है, ना ही मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर नेट पे डालो, एडिटिंग करो, तो ये बिल्कुल अच्छा है। और ये वहाँ भी डाल दूँगा मैं, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुकी है ये, ठीक है? आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें, अच्छे से स्टडी करते रहें, जो भी समय है उसका अ, अनुसरण करें और उसका उपयोग करें, ठीक है? आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और आते रहिए, यहाँ क्लास लेते रहिए। तो ओके।